जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और साथ ही साथ हम इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे इंटरफेरेंस में जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं हम उनकी कंडीशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए, इंटरफेरेंस के बारे में हमने पढ़ा। इंटरफेरेंस बेसिकली क्या था कि जब सेम फ्रिक्वेंसी की दो लाइट वेव एक साथ एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम के कुछ पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी हायर और मीडियम के कुछ पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी लोअर हो जाती है ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, जिसको हम बोलते हैं इंटरफियरेंस। जहां इंटेंसिटी हायर होती है उसका रीजन ये है कि उन पॉइंट्स पे जो लाइट रेज हैं वो सेम फेज में मिल रही होती हैं, तो ब्राइट फ्रिंज बनती है हायर इंटेंसिटी के कारण, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। और जहां लाइट वेव्स अपोजिट फेज में मिलती हैं वहां लोअर इंटेंसिटी के कारण डार्क फ्रिंज बनती है, एक डार्क बैंड बनता है जिसको हम बोलते हैं डार्क फ्रिंज, और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। हम दोनों के लिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस दोनों को यहाँ पे शो करेंगे। ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन को भी हम यहाँ शो करेंगे। इंटरफियरेंस को प्रैक्टिकली समझने के लिए जो सबसे पहला प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया वो सर थॉमस यंग ने किया। थॉमस यंग ने क्या किया कि जब बात करते हैं हम सेम फ्रीक्वेंसी की दो लाइट वेव्स की, तो अलग अलग सोर्सेज से सेम फ्रीक्वेंसी को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया एक लाइट सोर्स कंसीडर किया और इस लाइट सोर्स के सामने उन्होंने एक सिंपल कार्डबोर्ड रखा और उस कार्डबोर्ड में एक नैरो पास बना दिया। नैरो पास बनाने का मतलब क्या है कि जब आप नैरो पास की बात करते हो इस टाइप से यहाँ पे एक नैरो पास बना दिया। नैरो पास बनाने से क्या होगा कि जैसे ये लाइट वेव्स हैं तो एस से आने वाली लाइट वेव्स जो होंगी वो इस नैरो पास के थ्रू निकल जाएंगी आगे की तरफ, यहाँ से आगे निकलेंगी। अब देखो, लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव के बारे में आपने क्या पढ़ा? ट्रांसवर्स वेव ऐसा होता है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो होता है ये होता है आपका ट्रफ। तो अब देखो, क्रेस्ट और ट्रफ, एक इसका एक कॉमन एग्जांपल समझिए, जैसे तालाब में पानी भरा हुआ है और उस पानी में आप पत्थर फेंकते हो तो इस टाइप का बनते हैं। जो ऊंचे होते हैं उनको क्रेस्ट बोलते हैं, जो नीचे होते हैं उनको ट्रफ बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए वेव यहाँ से बन रही है, ये चारों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में ये ट्रेवल करेगी, तो कुछ इस टाइप से ट्रेवल करेगी। ये जो कंटिन्यूअस सर्किल है हम इनको क्रेस्ट मान लेते हैं, और देखिए कंटिन्यूअस सर्कल्स के बीच में इस टाइप से ये जो सर्कल्स बनेंगे इनको हम क्या मान लेंगे? ट्रफ मान लेंगे, जो डिसकंटिन्यूअस सर्कल बन रहा है। लेकिन जब ये इससे पास होगी तो इससे पास होने पे क्या होगा, एक सिंपल सा लॉजिक कि जब ये यहाँ से पास होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से चलेगी आगे। मान लीजिए ये क्रेस्ट, ये दूसरा क्रेस्ट, ये तीसरा क्रेस्ट, और इन क्रेस्ट के बीच में डिसकंटिन्यूअस इस टाइप से क्या होंगे? ट्रफ होंगे। ये वेव क्या होगी? मीडियम में आगे की तरफ ट्रेवल करेगी। अपने एक्सपेरिमेंट में यंग ने क्या किया कि ये जब वेव मीडियम में आगे चलती है तो ये जो सोर्स एस था, इस सोर्स से थोड़ा सा आगे इन्होंने क्या किया, एक और कार्डबोर्ड रखा जिसमें एस से सेम डिस्टेंस पे दो, एस से सेम डिस्टेंस पे क्या किए, दो होल बना दिए। ठीक है, इस टाइप से रखा है यहाँ पे। S1 और S2। अब देखिए यहाँ पे दो होल बना दिए, ये हो गया आपका S1, ये S2। तो देखिए ये जब क्रेस्ट और ट्रफ आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ने पे क्या होगा, ये S1 और S2 से पास होंगे। जब ये S1 और S2 से ये वेव पास होगी तो क्या होगी, यहाँ पे दो वेव बन जाएंगी, क्योंकि दोनों वेव सेम सोर्स से आ रही हैं तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, सेम, फेज भी इनका सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या किया उन्होंने, लेकिन इससे कुछ डिस्टेंस पे, एक लार्ज डिस्टेंस पे उन्होंने क्या किया, एक स्क्रीन को प्लेस कर दिया, इस टाइप से एक स्क्रीन को रख दिया। और जब उन्होंने इसके इंटरफियरेंस को ऑब्जर्व किया तो देखिए अब इंटरफियरेंस कैसे होगा, जैसे यहाँ से लाइट वेव्स चल रही, S1 से निकलेंगी, S2 से निकलेंगी। हमने क्या बोला कि जब दोनों सेम फेज में मिलेंगी तो क्या बनेगा, क्रेस्ट, तो बनेगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस।
दोनों जब अपोजिट फेज में मिलेंगी तो बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। किया क्या उन्होंने जो लाइट सोर्स लिया था S1 और S2, इनकी जो थिकनेस ली थी, जो विड्थ ली थी, वो समथिंग 0.1 mm समथिंग ली थी, और ये S और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो समथिंग 3 mm थी। क्लियर? लेकिन जो उन्होंने ये रखा यहाँ से, और S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस थी ये समथिंग 3 mm, ठीक है, 2 mm टू 3 mm। और जो स्क्रीन उन्होंने रखी, स्क्रीन को समथिंग उन्होंने 1.5 मीटर टू 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखा। अब देखिए ये जो वेव्स हैं, जब ये वेव्स क्या होगा इन S1 और S2 से निकलेंगी, तो जहां पे दोनों वेव्स के क्रेस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्रेस्ट को क्रेस्ट इंटरसेक्ट करेगा, वो जो पॉइंट होगा हायर इंटेंसिटी पॉइंट होगा। जहां पे एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ को इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि सेम फेज में मिलेंगे, क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ मिलते हैं, तो क्या बनता है, तो हायर इंटेंसिटी पॉइंट बनता है, ब्राइट फ्रिंज बनती दिखाई देगी, ब्राइट पॉइंट होगा। जहां पे एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ को इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे क्या होगा, डार्क इंटेंसिटी, यानी कि वहां पे लोअर इंटेंसिटी पॉइंट बनता दिखाई देगा, एक डार्क स्पॉट बनेगा जिसको हम बोलेंगे डार्क फ्रिंज। वहां पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा। तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, S1 और S2 इन दोनों से पहले हम क्रेस्ट को ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए S1 के क्रेस्ट आपके ऐसे ही चल रहे हैं, ये एक, ये जो आपके क्रेस्ट हैं इस टाइप से चल रहा है। हम S2 के क्रेस्ट की बात करते हैं, देखिए S2 के क्रेस्ट मान लीजिए इस टाइप से चल रहा है। देखिए दोनों के क्रेस्ट इस टाइप से चल रहे हैं, क्रेस्ट। अब यहां पे देखो, जहां पे इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं हम उनको जरा इंडिकेट कर लेते हैं, हम इनको सर्कल से इंडिकेट करेंगे। देखिए यहां क्रेस्ट से क्रेस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां क्रेस्ट से क्रेस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां क्रेस्ट से क्रेस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए हम और इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते तो क्या होता, तो आपका यहां भी इंटरसेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे जब देखिए हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो होगा आपका सेंट्रल लाइन होगा, सेंट्रल लाइन को अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल लाइन आपका क्या रहेगा, ऐसा। यहाँ से देखो जितने भी ये पॉइंट हैं यहाँ पे, ये सारे क्या हैं, सेम फेज में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ भी क्रेस्ट से क्रेस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी क्रेस्ट से क्रेस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी क्रेस्ट से क्रेस्ट कर रहा है, आगे भी होगा तो भी करेगा। यहाँ पे आपका बनेगा ब्राइट B0, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट। इसके बाद देखो दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे जैसे हमने बात करी, ये देखो ये है, ये है, ये है, ये है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इसको ज्वाइन करती हुई अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको ज्वाइन करती हुई अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसको ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा जाएगा आपका। यहां से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये बनेगा आपका B1। इसको ज्वाइन करता हुआ हम ले जाएंगे, ये क्या होगा, B2। ऐसे ही अगर हम इधर देखते हैं तो इधर भी देखो ये स्पॉट्स बन रहे हैं, इन स्पॉट्स को ज्वाइन करता हम जाएंगे, ज्वाइन करते हुए हम जाएंगे तो इधर भी क्या होगा, जहाँ पे ये स्क्रीन पे मिलेंगे, ये B1 देखो, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, हम इनको ज्वाइन करते हुए जाएंगे, ये B2। क्लियर? तो यहाँ पे देखो सेम फेज में इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रेस्ट को क्रेस्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये लाइन पॉइंट्स को, स्पॉट्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन जाएंगी, जहाँ पे ये स्क्रीन को मीट करेंगी, स्क्रीन पे वहाँ पे हमको एक ब्राइट स्पॉट बनता दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। सेंटर पे जो बनता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ब्राइट। B0 से रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल ब्राइट के, ये फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, नीचे भी फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम ट्रफ को भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। इसमें भी अगर हम ट्रफ को ड्रॉ करके देखते हैं तो देखिए जब हम ट्रफ ड्रॉ करेंगे तो ट्रफ को कैसे ड्रॉ करता है, ट्रफ के लिए हम ये ले लेते हैं,
इसके हम ट्रफ को ड्रॉ करते हैं। अब देखिए ट्रफ को जब आप ड्रॉ करते हो तो जहां पे ये अपोजिट फेज में इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हम बात करते हैं। अब देखिए अपोजिट फेज में इंटरसेक्ट करने के लिए क्या है, पहला देखो एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, ये क्रेस्ट इसका ट्रफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं हम उन पॉइंट्स को मार्क करते चलते हैं। देखो एक पॉइंट ये मिल गया, क्रेस्ट ट्रफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रेस्ट ट्रफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रेस्ट ट्रफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनको ज्वाइन करती हुई लाइन ले जाते हैं तो देखिए अगर हम इनको ज्वाइन करती हुई ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनको ज्वाइन करती हुई हमारी एक लाइन जाएगी, ये क्या बनेगा आपका डार्क। ऐसे ही देखो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्रेस्ट और ट्रफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ कर रहे हैं, यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ कर रहे हैं। आगे भी करेंगे तो हम इनको ज्वाइन करती हुई लाइन ले जाएंगे तो ये डार्क। ऐसे ही अगर हम नीचे की तरफ बात करते हैं, देखो ये डार्क D2, ये क्या था D1 था, ये लाइन जो जा रही थी। अब ऐसे ही अगर हम नीचे देखते हैं क्रेस्ट और ट्रफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो देखो क्रेस्ट ट्रफ यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनको ज्वाइन करती हुई हम लाइन ले जाएंगे, यहाँ भी डार्क बनेगा। यहाँ बीच में देखते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्रेस्ट और ट्रफ, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ, तो इनको ज्वाइन करती हुई हम लाइन ले जाते हैं तो यहाँ भी देखो D1 D2। तो होता क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक सोर्स को दो सोर्स में डिवाइड करने के बाद S1 और S2 से जब लाइट रेज पास होती है क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, तो जहां पे सेम फेज में मिलती है, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलता है या ट्रफ से ट्रफ मिलता है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो स्क्रीन पे जिस पॉइंट पे जाके मिलती है उस पॉइंट को बोला जाता है ब्राइट फ्रिंज, और जहां पे अपोजिट फेज वाले पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन मिलती है वहां पे बनता है डार्क फ्रिंज। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया यंग ने, एक कॉमन सा एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने एक सोर्स लिया S, जिसके सामने एक कार्डबोर्ड में एक नैरो होल बनाया जिसके थ्रू लाइट क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में पास होती है। इस कार्डबोर्ड से थोड़ा सा डिस्टेंस पे उन्होंने दूसरा कार्डबोर्ड रखा जिसमें दो सोर्स S1 और S2, दो स्लिट बनाए S1 और S2। S1 और S2 का जो डायामीटर था वो 0.01 mm समथिंग था और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 1 और 2 mm समथिंग रखी। और इससे बहुत लार्ज डिस्टेंस पे लगभग 1.5 to 2 मीटर समथिंग डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रख दी। इसके बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा, S1 और S2 से चलने वाली लाइट वेव्स जब स्क्रीन पे आती हैं तो स्क्रीन पे हमको अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड दिखते हैं कुछ इस टाइप से। अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, इस टाइप से हमको दिखते हैं, एक ब्राइट बैंड दिखेगा, फिर एक डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड बनते हुए दिखाई देते हैं। इस पैटर्न को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो ये जो बैंड बनते हुए दिखाई दे रहे थे इनको बोला गया फ्रिंज। जो ब्राइट बैंड था उसको बोला गया ब्राइट फ्रिंज, जो डार्क बैंड था वो उसको बोला गया डार्क फ्रिंज। एनालिसिस इसका क्या है, एनालिसिस ये है कि S1 और S2 से चलने वाली लाइट वेव्स जब मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं तो मीडियम में प्रोपेगेट करते टाइम क्या होता है, दोनों सेम फेज में जहां मिलती हैं उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हुए जाते हैं तो ब्राइट फ्रिंज बनती है, जब दोनों अपोजिट फेज में मिलते हैं उनको ज्वाइन करते हुए जाते हैं तो डार्क फ्रिंज बनती है। बड़ी कॉमन सी बात। अब देखिए यहाँ पे हमने रफली ड्रॉ किया है, लेकिन जब भी आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के लिए आपको कंपास यूज करना पड़ेगा। कंपास से ताकि आपके परफेक्ट सर्किल बन सकें और ये लाइंस जो मेरी हल्की सी मतलब स्ट्रेट नहीं आई है वो लाइंस आपकी प्रॉपर स्ट्रेट मिलेंगी और ये जो आपका ब्राइट और डार्क के बीच का गैपिंग है वो भी आपको प्रॉपर मिलेगा। अब देखिए, अब अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे सिंपली इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमको दो चीजें मालूम पड़ जाती हैं कि ये ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज क्या है। तो ब्राइट फ्रिंज कब बनती है, जब लाइट वेव्स सेम फेज में मिलती हैं, और डार्क फ्रिंज कब बनती है, जब लाइट अपोजिट फेज में बनती है। यहां से एक बात और समझ लीजिए, अगर हम बात करते हैं जैसे D1 और D2 के बीच की, D1 से D2 तक के बीच का जो रीजन होगा वो कौन सा रीजन होगा, ब्राइट, तो हम इसको बोलेंगे विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज।
हम इस रीजन को क्या बोल सकते हैं, विड्थ ऑफ ब्राइट। ऐसे ही B1 और B2 के बीच की डिस्टेंस के बीच में, B1 और B2 के बीच में क्या हो रहा है, डार्क बन रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं विड्थ ऑफ डार्क। यानी कि इस पैटर्न के बेस पे हम सिंपली बोल सकते हैं दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच की जो डिस्टेंस होती है, पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ ब्राइट, और दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ डार्क। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब देखिए, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे बात करें तो ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो बन रही हैं, इनकी इंटेंसिटी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम उसके लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे। अब देखिए, ब्राइट और डार्क के लिए हम ये मान लेते हैं कि लेट वी कंसीडर देयर आर टू वेव्स which have displacement y1 is equal a1 sin omega t and y2 is equal a2 sin omega t plus phi। ठीक है, अगर हम बात करें सुपरपोजिशन की, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, एक सिंपल सी बात समझिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। y1 प्लस y2 हो जाएगा, हम y1 प्लस y2 करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। सॉल्व करेंगे जरा हम इसको, तो 8 साइन ओमेगा टी प्लस क्या होगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 को हम करते हैं तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस a2 तो मल्टीप्लाई दोनों में होगा कॉस ए साइन बी, यानी कि कॉस ओमेगा टी साइन 5। अब इस इक्वेशन में जरा देखो, a1 a2 कैसे हैं, कांस्टेंट है, और cos sin फाई भी कांस्टेंट है, लेकिन sin ओमेगा टी या cos ओमेगा टी ये क्या होता है, ये टाइम के साथ वेरी करेंगे, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी इनके फंक्शन चेंज होंगे, लेकिन फाई जो cos फाई है या a1 और a2 है ये चेंज नहीं होने हैं। तो हम इनको जरा अलग कर लेते हैं, इनको अलग करने पे क्या होगा, यहाँ पे हमको मिलेगा y इज इक्वल साइन ओमेगा टी को अगर हम अलग कर लें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन ओमेगा टी, कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास बच रहा है a1 प्लस a2 cos फाई, और इधर हमने क्या कर लिया, cos ओमेगा टी को अलग कर लिया, तो हमारे पास इधर बच रहा है a2 sin फाई। क्लियर? अब ये हमारे पास आ गए, हम इसमें क्या करते हैं, ये जो आपकी इक्वेशन है, बेसिकली इक्वेशन होती क्या है, आपने जो पढ़ रखी है, इक्वेशन आपकी होती है y इज इक्वल a साइन ओमेगा टी प्लस फाई या a cos ओमेगा टी प्लस 5 साइन या cos के टर्म में, बट यहाँ पे तो इक्वेशन बहुत लंबी है। इस लेंथी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट हम यहाँ पे ये देखो जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको हम अलग से कंसीडर कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं a1 प्लस a2 cos फाई इज इक्वल a साइन थीटा, और हमने ये मान लिया a2 साइन फाई इज इक्वल a साइन थीटा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो हमने a माना है, a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, यानी कि सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसके एम्पलीट्यूड को मान लिया। अगर हम ये दोनों वैल्यूज इसमें प्लेस कर लेते हैं, ये दोनों वैल्यूज हम प्लेस कर लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे देन ये क्या हो जाएगा आपका, देन आपका जो आएगा यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल क्या आएगा, a साइन थीटा a cos फाई था, तो यहाँ cos फाई की जगह क्या आएगा, cos थीटा आएगा। यहाँ पे cos फाई की जगह हम मानते हैं cos थीटा, cos फाई की जगह cos थीटा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा साइन फाई, a cos थीटा साइन फाई
और दूसरा जो हमारा होगा उसको हम मानेंगे ऑलमोस्ट, देखिए ये हमारा हो गया a cos थीटा, और ये क्या था साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, प्लस दूसरे वाले में क्या है, इसमें हम रख सकते हैं इसकी वैल्यू a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो अगर हम a कॉमन ले लें, कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, a को कॉमन लेने के बाद अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर, ये बन गया फॉर्मूला किसके लिए, फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव इन इंटरफियरेंस। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें एक बड़ा कॉमन सी बात समझ लीजिए कि जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो इंटेंसिटी होती है वेव की वो उसके एम्पलीट्यूड के, जो इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो यानी कि अगर हमको वेव की इंटेंसिटी चाहिए तो हमको एम्पलीट्यूड चाहिए। एम्पलीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो अभी हमने फाइंड किया था हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम इनको हम मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1 और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा 1 एंड 2 को देखो, हमने सिंपल यहाँ पे सुपरपोजिशन को अप्लाई किया, फाइनल हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। 1 और 2 को अगर हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो a स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, तो हम डायरेक्ट उसको 1 मान लेते हैं। इसके स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो इस स्क्वायर को ओपन करने पे हमारे पास क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस इसका देखो इसका क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब बड़ा कॉमनली देखिए a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई में a2 स्क्वायर कॉमन है, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो जब ये भी 1 हो जाएगा तो यहाँ से फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अब यहाँ पे देख लो हमारे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जो आया वो ये रहा। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, ए स्क्वायर इज इक्वल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। 2a1 a2 कॉस फाई है। अब 2a1 a2 कॉस फाई में एक बड़ा क्लियर सी बात समझिए, जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हमको क्या मालूम है, जो आपकी इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स क्या होगा, आपका जो आई होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, I1 होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर, I2 होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a2 स्क्वायर। ये आएगा इंडिकेशन यहां से। अगर हम ये वैल्यूज इसमें इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ये वैल्यूज इसमें इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं आई, a1 स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं I1, a2 स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं I2, a2 स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं I2 प्लस 2 a1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट I1, a2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं रूट I2 कॉस फाई, क्योंकि स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर नहीं है तो रूट में आ जाएगा। अगर हम यहां से
इसको फाइनली नोट करें तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, आई इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2 कॉस फाई। क्लियर? अब एक बड़ी क्लियर सी बात समझ लीजिए। क्लियर सी बात समझने का मतलब क्या है, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो दो कंडीशंस, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने बात की, तो अगर हम ये मान लेते हैं कि A1 इज इक्वल A2 इज इक्वल A, देन आपका जो I1 होगा वो किसके इक्वल होगा, वो I2 के इक्वल होगा। I1 जो होगा वो I2 के इक्वल होगा और I1 I2 के इक्वल होगा, देन क्लियर। और इसको हम मान लेते हैं सिंपली I मान लेते हैं, I मान लेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखो I1 और I2 इक्वल हो जाएंगे, तो हम इसको मान लेते हैं I लेट, ठीक है। देन अगर ये कंडीशन की हम बात करते हैं, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका क्या होगा, IR इज इक्वल, यहाँ पे देखो I1 I2 दोनों सेम है, I1 I2 दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सिंपली ये आ जाएगा आपका I प्लस 2 रूट I इंटू I कॉस फाई। क्लियर? 2 रूट I इंटू I कॉस फाई, इसको आप लिखोगे तो ये आपका आएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल 2I प्लस 2I कॉस फाई। I इंटू I स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2I प्लस 2I कॉस फाई। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी क्या आएगी, यहाँ पे 2I को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो ये आएगा आपका 1 प्लस कॉस फाई। ओके, 1 प्लस कॉस फाई। अब देखिए 1 प्लस कॉस फाई, इसको अगर आप चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो आपका होता है ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब अगर हम इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो इस फॉर्मूले के बेस पे अगर हम इसको देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर 5/2 लिख सकते हैं। 2 कॉस स्क्वायर 5/2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास कितनी आएगी, 4I कॉस स्क्वायर 5/2। लेकिन यहाँ पे ये तो बात कब की थी, जब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे, दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना आएगा। लेकिन मेनली जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी का जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, जरूरी तो नहीं है कि एम्पलीट्यूड हमको सेम मिल जाए। इस फॉर्मूले से बड़ा क्लियर है कि I1 I2 तो सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इन्हें नहीं बदलना है। बदलेगा क्या, फाई। फाई अगर बदलता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बदल सकती है, इंटेंसिटी सेम होने पर भी दोनों वेव्स की। तो अगर हम बात करें कि फाई, ये फाई पे जो आपका फ्रिंज कब ब्राइट बनेगी, फ्रिंज कब डार्क बनेगी, ये डिपेंड करेगा आपका फाई पे। अगर फाई की वैल्यू मैक्सिमम तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। फाई की वैल्यू मिनिमम तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम, यानी कि आपकी डार्क फ्रिंज बन जाएगी। बड़ा क्लियर है। तो हम इसी के बेस पे पढ़ेंगे इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इंटरफियरेंस। क्या आया हमारे पास फॉर्मूला इंटेंसिटी का, सिंपल सा, I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। क्लियर है। और एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, जो इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम होना है वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई अगर मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कॉस फाई अगर मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी।
लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी भी इंटरफियरेंस पैटर्न में, जब आप बात करते हो मैक्सिमम इंटेंसिटी की, तो बेटा मैक्सिमम जो आपकी इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका क्या हो सकता है, A1 प्लस A2, और स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ऐसे ही आप जब बात करते हो मिनिमम इंटेंसिटी की, तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए एम्पलीट्यूड आपका मिनिमम होना चाहिए, तो A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। हम इक्वेशन को पहले ही फाइंड कर चुके हैं, इंटेंसिटी की क्या होगी हमने ये फाइंड कर ली है, इंटेंसिटी की इक्वेशन। बात करेंगे अब हम आगे कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कंडीशंस क्या क्या है। अब देखिए कंडीशंस के लिए देखो, अगर हम बात करते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या है कि इंटेंसिटी का जैसे हमको फॉर्मूला मिला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिला I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और इधर क्या है cos फाई। इंटेंसिटी मैक्सिमम अगर हमको फाइंड करनी है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। किसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, cos फाई। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज जो आपका cos फाई होगा वो कैसा होना चाहिए, +1। +1 का मतलब ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम है यहाँ पे देखो cos फाई, cos फाई की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो cos फाई इज इक्वल cos +1 कब कब होता है, 0 पे 1 होता है, 0 पे 1 होने के बाद कब होता है, 360 पे 1 होता है, क्योंकि जी 90 पे 0 हो जाएगा, 180 पे -1। तो cos में जो आपका 1 आता है, +1 कब आता है, जब आपका ये एंगल जो होगा, एंगल आपका पाई का इवन मल्टीपल होगा, पाई का इवन मल्टीपल होगा। इवन मल्टीपल का मतलब है 2n पाई, इवन नंबर को हम 2n पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2n पाई होने का मतलब यहां से सिंपली निकल के आ गया कि जो आपका फेज डिफरेंस है, क्या आ गया, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस आपका होना चाहिए 2n पाई। कंडीशन आ गई, 2n पाई का मतलब है कि फाई जो आपका होना चाहिए 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है। क्लियर, क्योंकि अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका n है, n, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज आपकी सेंटर पे भी बनती है तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो फाई आपका कितना मिलना चाहिए, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। अब देखो फेज डिफरेंस तो हमारे पास आ गया ब्राइट फ्रिंज का। दूसरा हम बात कर सकते हैं कि ब्राइट फ्रिंज के लिए हम पाथ डिफरेंस की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, पाथ डिफरेंस। अब देखो पाथ डिफरेंस की जब हम बात करते हैं कि यानी कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो पाथ डिफरेंस के लिए देखो हमको एक फॉर्मूला मालूम होता है कि किसी भी वेव का जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं, जो फाई होता है, फाई इज इक्वल क्या होता है, 2 पाई लैम्डा बाई पी, 2 पाई लैम्डा बाई पी, 2 पाई पी बाई लैम्डा, 2 पाई पी बाई लैम्डा। अगर हम ये वैल्यू इंप्लीमेंट करते हैं तो इस केस में क्या होगा, फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2n पाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 पाई पी बाई लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो यहां से क्या आएगा, पाथ डिफरेंस p इज इक्वल क्या आएगा, n लैम्डा। n की वैल्यू आपको मालूम ही है, सेम है। n की वैल्यू सेम होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपका पाथ डिफरेंस होगा वो 0 हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, 3 लैम्डा हो सकता है एंड सो ऑन। यानी कि किसी भी इंटरफियरेंस पैटर्न में अगर ब्राइट फ्रिंज आपको फाइंड करनी है तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो आपका फेज डिफरेंस है दैट मस्ट बी द इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ये लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है।
अब इसी फॉर्मूले से हम बात कर सकते हैं कंडीशंस ऑफ डार्क फ्रिंज, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अब देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए अगर आप बात करते हो तो यहां पे सिंपल सी बात है, फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। अब बेटा देखो डार्क फ्रिंज की आप बात करते हो तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या होगी? डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन आपकी ये होती है कि जो आपका cos फाई होना चाहिए वो -1 होना चाहिए। -1 का मतलब है मिनिमम। और देखो cos फाई -1 यानी कि मिनिमम कब होता है ये भी हमको मालूम है। cos फाई cos 180 होता है -1। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 180 आपका जो आएगा वो किसका आएगा? पाई। इसके बाद 3 पाई, इसके बाद 5 पाई, इसके बाद 7 पाई। यानी कि जब भी हम बात करते हैं तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जितने भी होते हैं कॉस में वो सारे -1 को इंडिकेट करते हैं। तो ऑड नंबर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम इसमें यूज कर सकते हैं cos 2n-1 पाई। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे हमको यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा? जो आपका फाई आएगा वो आएगा 2n-1 पाई। ये कंडीशन आ गई आपकी किसकी? ये कंडीशन आ गई आपकी पाथ फेज डिफरेंस की, फेज डिफरेंस। अब देखो यहां पे जब आप बात करते हो तो सेंटर पे तो डार्क फ्रिंज बनती नहीं है, तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं, चेक करके देखते हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो फाई आएगा वो कितना आएगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। तो ये कंडीशंस रहेंगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की, यानी कि डार्क फ्रिंज की फॉर द फेज डिफरेंस। अगर हम यहीं पे बात करते हैं पाथ डिफरेंस के लिए, तो अब देखो पाथ डिफरेंस के लिए क्या हो सकता है? पाथ डिफरेंस आपने बड़ा कॉमन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। पाथ डिफरेंस के लिए जब आप बात करते हो तो हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं क्लास 11th में। क्या? जो फेज डिफरेंस होता है फाई, दैट इज इक्वल 2 पाई लैम्डा बाई पी। 2 पाई लैम्डा बाई पी आप वैल्यू रख के देख लीजिए। फाई की वैल्यू रखेंगे 2n-1 पाई इज इक्वल 2 पाई लैम्डा बाई पी। पाई से पाई कैंसिल, पी की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो पी की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई, सॉरी उल्टा लिख दिया, 2 पाई पी बाई लैम्डा होता है, 2 पाई पी बाई लैम्डा। क्लियर? तो अगर हम इसको यहाँ पे नोट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? 2 पाई पी बाई लैम्डा था, 2 पाई पी बाई लैम्डा। पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका P इज इक्वल हो जाएगा 2n-1, लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आया, ये आया। बात वही है, n की वैल्यू यहाँ भी कितनी होगी? जो यहाँ से हमने ली है वही n की वैल्यू इधर रहेगी। इसका मतलब यहाँ से जो आपका P आएगा, P आपका लैम्डा बाई 2 हो सकता है, इसके अलावा 3 लैम्डा बाई 2 हो सकता है, इसके अलावा आपका 5 लैम्डा बाई 2 हो सकता है। क्लियर? 5 लैम्डा बाई 2। तो इस टाइप से ये कंडीशंस रहेंगी हमारी डार्क फ्रिंज की। यानी कि अगर डार्क फ्रिंज बननी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होना है, तो इंटरफियरिंग जो वेव्स हैं उनके बीच फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, या फिर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 1 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 1 लैम्डा बाई 2, 2 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2, और अगर हम ये रखेंगे तो ये 5 लैम्डा बाई 2। क्लियर? तो ये कंडीशंस थी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज एंड द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। थैंक यू।